लक्ष्मी सहगल नेताजी की वो साथी जिसने आज़ादी के लिए डॉक्टर का कोट निकालकर कैप्टन कैप पहन लिया। लड़ाई जारी रहेगी। कानपुर के अपने क्लिनिक पर मरीज देखते देखते उस समय लक्ष्मी की उम्र 92 साल थी और इस उम्र में भी वो मरीजों को देख रही थी। दर्शकों, एक डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान लक्ष्मी ने कैमरे में गौर से देखते हुए कहा था कि 92 की उम्र में भी जनता की सेवा का जुनून, बस यही लक्ष्मी के जीवन का सार बताने के लिए शायद काफ़ी है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो दूसरों के लिए ही सोचती रही। लक्ष्मी सहगल आज सामान्य ज्ञान का एक पॉइंट प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले एक संभावित सवाल का जवाब बनकर रह गई। कुछ चुनिंदा लोगों की स्मृति में वो हमेशा के लिए विराजमान है, लेकिन देश भर की जनता इस नाम से परिचित नहीं है। एक वजह ये भी हो सकती है कि लक्ष्मी पर कोई बायोपिक नहीं बनी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश पवार। दर्शकों, 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास नाव चेन्नई में पैदा हुई लक्ष्मी। जन्म के बाद नाम पड़ा लक्ष्मी। स्वामीनाथन, पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन चेन्नई के नामी वकील थे और माँ अम्मू स्वामीनाथन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। जात पात की सीमाओं को बचपन में ही लांघ चुकी थी लक्ष्मी। वो हर तरह के बच्चों के साथ मिलती खेलती। दादी के गुस्से का शिकार होने के बावजूद लक्ष्मी ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लक्ष्मी ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर एक डॉक्टर बन गई। दर्शकों, लक्ष्मी सहगल ने लिखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सेना में डॉक्टर्स की भर्ती हो रही थी। लक्ष्मी अंग्रेज सेना का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। सिंगापुर में उनके कुछ रिश्तेदार थे और लक्ष्मी ने वहीं जाकर प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की। सिंगापुर में बहुत से दक्षिण भारतीय मूल के लोग रहते थे। लक्ष्मी के मरीजों में चीन और मलाय समुदाय के लोग भी शामिल थे। जापान से सिंगापुर 8 दिसंबर 1941 के दिन आक्रमण किया। रास बिहारी बोस भी जापानी फौज के साथ थे और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। सभी भारतीयों से लीग में शामिल होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। लक्ष्मी भी लीग में शामिल हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 5 घंटे की मुलाकात और बदल गई पूरी जिंदगी। लक्ष्मी के घर की हवा बदल रही थी। उनके घर वाले आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लक्ष्मी भी बदलाव का कारण बनना चाहती थी और इस सिलसिले में वो सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिली। नेताजी ने लक्ष्मी सहगल का लगभग 5 घंटे का इंटरव्यू लिया और सिर्फ महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट बनाने का निर्णय लिया। दर्शकों, रेजिमेंट की कमान लक्ष्मी के हाथों में दी गई और वो डॉक्टर से कैप्टन बन गई। दर्शकों, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बनने के लिए हजारों महिलाओं ने आवेदन भेजे। 8 जुलाई 1943 को रानी झांसी रेजिमेंट में महिलाओं की भर्ती शुरू हुई। 1500 स्वतंत्रता सेनानी और 200 नर्सों को रेजिमेंट में शामिल किया गया। 23 अक्टूबर 1943 को रेजिमेंट की ट्रेनिंग सिंगापुर और रंगून में शुरू हुई। 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग में लक्ष्मी समेत अन्य महिलाएं खाकी पैंट और बुरशेट पहनती। सभी ने अपने केश काटकर छोटे कर लिए थे। नए रिक्रूट्स की राजनीति की भी क्लास होती और कई बार नेताजी खुद क्लास लेते थे। दर्शकों, शुरुआत में जापानी सेना महिलाओं को सेना का हिस्सा बनाने जाने के पक्ष में नहीं थे। रेजिमेंट का जोश और वीरता देखकर उन्हें भी अपना मत बदलना पड़ा। दर्शकों,
देश की आज़ादी के बाद लक्ष्मी ने दोबारा डॉक्टर कोट पहना और मरीजों की सेवा जारी रखी। लक्ष्मी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मिलने को तैयार नहीं थी। 1871 युद्ध के दौरान लक्ष्मी ने बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद की। वापसी में वे कोलकाता गईं और CPIM के नेताओं से मिली। इसके बाद लक्ष्मी ने पार्टी ज्वाइन की और ताउम्र उनके साथ रही। 1981 में लक्ष्मी ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की। महिलाओं की दशा बदलने के लिए उन्होंने ताउम्र संघर्ष किया। एक लेख की माने तो लक्ष्मी अपने घर के बाहर खुद झाड़ू लगाती थी, पड़ोसियों की गंदगी की भी सफाई वो खुद करती थी। जो बदलाव वो देश में देखना चाहती थी उसका उदाहरण वो खुद बनी। दर्शकों, 1998 में कैप्टन लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 23 जुलाई 2012 को लक्ष्मी सहगल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो हमेशा हमारी स्मृति में वीरता का प्रतीक बनकर विद्यमान रहेंगी। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।